8 दिसंबर को कैबिनेट में एक फैसला हुआ, 9 और 11 दिसंबर को संसद में उसकी चर्चा हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, 12 दिसंबर को उसको लागू किया गया, जिसको कहा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सिटीजनशिप ऑफ द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। हमने कुछ विशेष प्रोविजन किए 3 देशों के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए। बाय नेम हमने कहा हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सब के लिए हमने ये प्रावधान किए। जैसे ये प्रावधान हुए, अनेक लोगों ने, किसी ने कहा एंटी मुस्लिम, किसी ने कहा अगेंस्ट द प्रीएम्बल ऑफ भारत आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने कहा भारत के संविधान में आर्टिकल 14, 21, 25 इसके खिलाफ है। बहुत लोगों ने कहा कि आइडिया ऑफ भारत के खिलाफ है। मैं ऐसे सारे लोगों को सामने एक ही बात कहता हूं कि कुछ विचार कभी कभी ठंडे दिमाग से करिए, तथ्यों के आधार पर करिए। और खासकर जो आज जो प्रबुद्ध लोग उपस्थित हैं, मैं उन सब लोगों से कहूंगा कि भावनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, भावनाओं का बड़ा स्थान होता है, लेकिन भावना से भी ऊपर उठकर तथ्यों पर हमको रैशनल ढंग से विचार करना चाहिए। और ऐसे कुछ तथ्यों की चर्चा मैं आप सबके सामने शेष बचे हुए समय के अंदर ये करने वाला हूं। भारत के संविधान में सिटीजनशिप का जो विचार हुआ वो 10, 11, 12, 10th, 11th, 12th ऑफ द अगस्त 1949 में हुआ। 3 दिन चर्चा हुई। बहुत सारी चर्चा करते हुए अनेक संविधान सभा के सदस्यों के मन में बहुत सारी आशंकाएं थी। कारण था, देश का विभाजन हो गया था, देश का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया था, एक बड़ा वर्ग था जो पाकिस्तानी बन गया, लेकिन वो पाकिस्तानी मन से था नहीं, उसको हमने पाकिस्तानी बना दिया, उस पर अत्याचार शुरू हो गए, लोग आना शुरू हो गए थे, कुछ अब आ गए थे, कुछ कल आ सकते हैं। ऐसे सारे प्रश्नों का विचार करते हुए अनेक बातों की चर्चा वहां पर हुई। अनेक लोगों ने सब बातें कही, बहस लंबी चल रही थी। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर उन्होंने कहा कि अभी हम जो संविधान सभा में विचार करने के लिए बैठे हैं, ओनली द लिमिटेड एस्पेक्ट टू डिफाइन द सिटीजन्स, हु विल बी द सिटीजन्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दिन संविधान बनेगा उस दिन भारत का नागरिक कौन होगा, हम केवल इसका विचार करने के लिए यहां बैठे हैं। और इसके बाद द होल प्रेरोगेटिव विल बी विद द पार्लियामेंट। भविष्य में क्या होगा, कैसी परिस्थितियां बनेंगी, किनको नागरिकता देनी है, कैसे देनी है, उसके लिए क्या प्रोविजन करने हैं, ये सारा का सारा विचार जो है, उन्होंने कहा इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियस इन द फ्यूचर। वी आर ओनली हेयर टू डिफाइन हु विल बी द सिटीजन्स ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल एक लिमिटेड समय विषय पर हमारा विचार हुआ। नागरिक कौन है, परिभाषा होगी। ये पार्लियामेंट को विचार करने का पहला मौका उनके ही सामने आ गया। अभी आप तुलना करिएगा दोनों की, इस 10, 11, 12 को क्या हुआ संसद के अंदर और उस समय क्या हुआ। 5 नवंबर 1950, नवंबर 5, 1950, बाबा साहब अंबेडकर वाज द लॉ मिनिस्टर, वो कानून मंत्री थे। उन्होंने प्रारूप बनाया, ड्राफ्ट बनाया। नेहरू जी ने प्रस्तावना रखी, नेहरू जी ने वो ड्राफ्ट सबके सामने रखा और उस ड्राफ्ट का उन्होंने नाम रखा द इमिग्रेंट्स ब्रैकेट में एक्सपेल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950। क्या यह केवल 26 जनवरी 1950 को संविधान बना और 5 नवंबर, अभी 10 महीने पूरे नहीं हुए, नागरिकता को लेकर पहला प्रस्ताव रखा गया। और वो क्या रखा गया, आज जो सब बातें कर रहे हैं, तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, उसका पहला विषय था टू एक्सपेल ऑल दोज हु एंटर्ड आसाम इलीगली। वो जो घुसपैठिए असम के अंदर आ गए हैं, जो अवैध रूप से आ गए हैं, ऐसे लोगों को एक्सपेल करना। और दूसरी बात, एक्सक्लूड फ्रॉम इट दोज हु केम इंडिया ड्यू टू सिविल डिस्टर्बेंसेस। पाकिस्तान बांग्लादेश की परिस्थितियों के कारण से जो आ गए, उन लोगों को छोड़कर
जो अवैध रूप से आ गए उन लोगों को एक्सपेल करना, यह प्रपोजल था। नेहरू जी ने कहा इस सिविल डिस्टर्बेंस के कारण जो आए हैं वो हमारे भाई हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उस दायित्व को हमें पूरा करना है, और अगर उस दायित्व को पूरा करते हुए कानूनी तौर पर कोई अड़चन आएगी तो उसको भी हम मार्ग को प्रशस्त करेंगे। यह उनका भाषण था। 1964 से लेकर 1972 फिर करोड़ों लोग आए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए। 1971 के अंदर 30 लाख हिंदुओं की हत्या हुई। उस 30 लाख हिंदुओं की हत्या पर बांग्लादेश बना। 1972 के अंदर इंदिरा मुजीब एक्ट हुआ। उसके अंदर जो लोग आ गए थे अब वापिस नहीं जाना चाहते, हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, यहां पर सेटल करेंगे, वी विल गिव द सिटीजनशिप। ये इट वाज द कमिटमेंट ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा जी ने आश्वासन दिया और 1972 के अंदर ऐसे 1,99,72,000 दैट वाज द नंबर। उस समय ऐसे सब लोगों को भारत में नागरिकता देने का वादा ये हमने किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। 2003 भारत की संसद में, हमारे संसद के इतिहास में कभी कभी कुछ अभूतपूर्व दिन होते हैं जब सब एक हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है। एक तो ऐसा होता है जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है तब एक होते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे रेयर ओकेजन है जब एक होते हैं, और ऐसा ही एक रेयर ओकेजन आया 2003 के अंदर। भारत के उस समय के संसद में विपक्ष के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने वो अपील कर रहे थे, अडवाणी जी प्रस्ताव रख रहे थे, कम्युनिस्ट ताड़ियां बजा रहे थे। विषय क्या था? पाकिस्तान से आए हुए ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ित हिंदू जिनको वहां पर अत्याचारों के कारण से छोड़कर आना पड़ रहा है। कितना सरलता का प्रस्ताव रखा गया। राजस्थान, गुजरात ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जिलाधीशों को अधिकार दे दिया गया, डिप्टी कमिश्नरों को अधिकार दे दिया गया कि आप उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। बंगाल के आए हुए हिंदुओं के लिए भी प्रस्ताव रखा गया, एकमतता थी, लागू नहीं हुआ। 2003-4 एनडीए का शासन था, 4 में यूपी आ गया, 4 से 2 साल वो एक्सटेंड हुआ, फिर 3 साल तक उसको एक्सटेंशन इसी प्रकार मिलती चली गई। बंगाल के अंदर 28 दिसंबर 2010 सर्वदलीय सभा थी मथुआ समाज की। वहां पर कम्युनिस्ट नेता गौतम देव सीपीएम को बोल रहे थे। उन्होंने कहा हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें, नागरिकता में संशोधन करें। इस सारा समाज जो बांग्लादेश से है उनको विस्थापितों का पुनर्वास, ये हमारा दायित्व है, ये संकल्प बनना चाहिए। 22 मई 2012 को प्रकाश करात ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, इस विषय पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। सीपीआई का वरिष्ठ सांसद भूपेश गुप्त सबसे ज्यादा इसको लेकर चिंतित थे। 1964, 70, 74 संसद में उनके एक के बढ़कर एक भाषण है, बड़े लंबे लंबे भाषण है इन विषयों के ऊपर। 2012 में असम का कांग्रेस का प्रस्ताव आया, हितेश्वर सेकिया ने प्रस्ताव रखा कि बांग्लादेश से आए हुए ऐसे सारे पीड़ित हिंदुओं को हम नागरिकता प्रदान करेंगे। 1950 to 2014 इस विषय के ऊपर कोई मतभेद नहीं था। एक के बाद एक सब बोल रहे थे। प्रश्न ये आता है ये 2014 के बाद क्या हुआ? वास्तव में ये प्रश्न जो है ये बड़ा महत्व का है, लेकिन 2014 से भी बात करने से पहले एक विषय जो मुझे लगता है जो बात करने का बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न की गंभीरता को समझना चाहिए। इस प्रश्न के साथ किसी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ, उसका विषय नहीं है। 1947 के अंदर देश की आजादी के साथ इस देश के इतिहास में पहली बार एक घटना घटी, वो जो मैंने कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम दे वर डिवाइडेड इन 1947। देश का एक हिस्सा वो भारत नहीं रहा, वो पाकिस्तान बन गया।
देश का एक बहुत बड़ा भूभाग अंग्रेजों के अंतर्गत था, एक बड़ा भूभाग यह मुगलों के अंतर्गत था, लेकिन भारत एक था। देश आजाद हुआ, देश का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया। मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना, लेकिन हमने ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं की। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर हमने कहा वी आर ओनली डिवाइडिंग द डोमिनियन। वहां के रहने वाले माइनॉरिटीज को अधिकार दिए जाएंगे, इसका वादा किया गया। जिन्ना ने कहा, लियाकत अली के भाषण हुए, गांधी जी ने बार बार कहा मोहम्मद अली जिन्ना पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। देश का एक बड़ा वर्ग जो इन क्षेत्रों में रहता था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। पहले भी इस्लामिक शासन रहे थे, पहले भी और कट्टरपंथियों के शासन रहे थे, वो दिन भी निकल गए। सबके मन में कल्पना नहीं थी कि क्या होगा, लेकिन एक 2-3 वर्षों के अंदर ही वहां एक जबरदस्त संघर्ष प्रारंभ हो गया। 15 अगस्त 1947 को एक नया देश जन्मा जिसका नाम था पाकिस्तान। वहां का रहने वाला पाकिस्तानी हो गया। एक बड़ा वर्ग रात को भारत में सोया हुए पाकिस्तान में उठा। वो पाकिस्तानी था क्या? वो मन से कभी पाकिस्तानी बना था क्या? वो भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। वो कभी पाकिस्तानी नहीं बना, बाई चॉइस वहां नहीं रहा, उसको समझ नहीं आया करना क्या है। आप कल्पना करिए कितना बड़ा मानवीयता का प्रश्न है। हम देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारी तरक्की के मार्ग शुरू हो गए। आज 4 पीढ़ियां हो गई। इस 4 पीढ़ियों के अंदर हमने इस आजादी का कितना आनंद लिया है, कितना सुख भोगा है। वो कल्पना करिए, वो लोग, देश आजाद हुआ और उनकी गुलामी की एक नई यात्रा शुरू हो गई। उनकी संपत्तियों पर हमले शुरू हो गए, उनके माताओं बहनों के अपमान की घटनाएं प्रारंभ हो गई, उनके धार्मिक अधिकार ये समाप्त हो गए। अपने धर्म के आधार के ऊपर, आस्था के आधार पर जीवन जीना उनके लिए कठिन हो गया। पिछले 4 पीढ़ी से उन लोगों की यात्रा शुरू हो गई। लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा एक खाली आश्वासन है, इसमें कुछ नहीं है। आप जनसंख्या की अदला बदली की बात कीजिए, अदला बदली नहीं कर रहे तो जितनी जनसंख्या आ रही है उतना भूभाग मांगिए। जो लोग यहां आ गए उनकी संपत्ति का मूल्य मांगिए, जो रह जाएंगे उनके लिए संवैधानिक गारंटी मांगिए। इसके अंदर कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं था। 6 महीने बाद योगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, ये सब बातें करते वापस आ गए। वो लियाकत नेहरू पैक्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोगी, 2 मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। थोड़े समय बाद इसी विषय पर वित्त मंत्री जॉन मथाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरदार पटेल बहुत ज्यादा नाराज थे कि आप ऐसा समझौता क्यों कर रहे हैं जिसमें केवल आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं है। हमने आश्वासन दिए, उन्होंने आश्वासन दिए। 51 में लियाकत अली खां की हत्या हो गई। पाकिस्तान कैसा बना? ख्वाजा नवाजुद्दीन, उस समय निजाम, ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो उसके बाद प्रधानमंत्री बने, जो इसी बंगाल के रहने वाले थे, उनका एक वाक्य मैं बताता हूं, उसमें से हमको उस मानसिकता का समझ में आएगा। उन्होंने एक पुस्तक है रिलीजियस एक्सक्लूजन इन पाकिस्तान, उस रिलीजन एक्सक्लूजन इन पाकिस्तान के लेखक को उन्होंने कहा, आई डू नॉट एग्री दैट रिलीजन इज ए प्राइवेट अफेयर, नॉर डू आई एग्री दैट इन एन इस्लामिक स्टेट एवरी सिटीजन हैज आइडेंटिकल राइट्स नो मैटर व्हाट इज कास्ट, क्रीड और फेथ बी। अर्थात हर धर्म, हर जाति, इन सब लोगों को इस्लामिक स्टेट में बराबरी के अधिकार नहीं हो सकते। 1956 में पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया। जिस बांग्लादेश का जन्म 30 लाख हिंदुओं के बलिदान पर हुआ 1980 में, वो भी इस्लामिक राष्ट्र बन गया। अफगानिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र बन ही गया। वास्तव के अंदर एक बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया। जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन
उस क्षेत्र के रहने वाले हिंदुओं का उत्पीड़न, उनका दुर्भाग्य का दिन शुरू हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूछा करते थे, ये 5000 साल पुरानी हिंदू संस्कृति, क्या उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदू का योगदान कम है क्या? जिस देश की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, 1000 साल हमको लड़ते हो गए, उसमें क्या उस क्षेत्र के लोगों ने बलिदान कम किए क्या? उनका भी उतना योगदान है, उनके भी उतने ही बलिदान है। लेकिन देश की आजादी के साथ वहां के रहने वाले जीवन, वो गुलामी का जीवन शुरू हो गया। 4 पीढ़ी वो अत्याचार सहते हुए हो गए, उसको अपमान का जीवन जीते हुए उसको हो गए। उसके मन में आता है, मेरे दादा के साथ हुआ, मेरे पिता के साथ हुआ, मेरे साथ हो रहा है, कल मेरे बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए। मेरे मन में भी सम्मान के साथ जीने की इच्छा होती है। अपने बच्चों के लिए क्या क्या व्यक्ति नहीं करता, उस भाव को लेकर अगर कोई भारत में आता है तो क्या हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ भारत। यह हमारा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है, हमको एहसान नहीं कर रहे। उस मजहब के आधार पर पाकिस्तान नहीं बनता तो यह प्रश्न खड़ा होने वाला नहीं था। यह प्रश्न खड़ा क्यों हुआ? फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री पीपल ऑफ इंडिया वर डिवाइडेड इनटू 2। एक राष्ट्र जिसने अपने आप को कहा मैं भारत नहीं हूं, नहीं तो ये सारा देश हमारे यहां पर हम संकल्प लेते हैं, जल हाथ में लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, बंगाल खंड है, पूरा जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष की बात करते हैं। लेकिन एक भारतवर्ष नहीं रहा। वहां पे रहने वाले लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को बदल दिया। उस सारे को ध्यान में रखते हुए आज जो स्थिति बनी है कि क्या हम उनके बारे में विचार नहीं करेंगे क्या? जो इस समय का वातावरण बना है, उस वातावरण के अंदर कुछ प्रश्न है, जरा खरे खरे प्रश्नों के खरे खरे उत्तर भी देने चाहिए, और उत्तर देते हुए उत्तर नहीं चाहिए, प्रश्न पूछने की जरूरत। 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया है, पिछले संडे को, पी चिदम्बरम साहब का। बड़े वकील हैं, वकील मंच पे बैठे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं माफी मांग कर कहता हूं, वकील का काम सच बोलना नहीं होता। वो तो वकालत करता है और वो उसको अपने मुद्दे की वकालत करनी होती है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल लिखा, बड़े बड़े शब्द निकाले, मेजोरिटेरियन एरोगेंस, नो एंगेजमेंट विद अपोजिशन, कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन। बहुत जोरदार शब्द है, सुन के भी प्रभावित होता है व्यक्ति। बहुमत की एरोगेंस है, बहुमत के आधार पर हमारा अहंकार जग गया है, विपक्ष से हम बात करने को ही तैयार नहीं है। कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में 3 महीने नागरिकता पर विचार हुआ और यहां अमेंडमेंट लाना था। 8 दिसंबर को प्रस्ताव रखा गया और 12 दिसंबर को सरकार का ऑर्डर भी आ गया। 4 दिन के अंदर ही यह काम हो गया। यह है एरोगेंस। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैं भी थोड़ा संविधान कुछ मैंने भी पढ़ा है, कम से कम पढ़े हुए लोगों के साथ जरूर रहा हूं। संविधान में डिबेट कब हुई? संविधान में सिटीजनशिप पे डिबेट हुई केवल 3 दिन, 10, 11, 12 अगस्त, इसके अलावा नहीं हुई। अगर कोई प्रोसेस चला, ड्राफ्ट मिला, ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बाद में डिस्कशन हुआ, वो 3 महीने है भी। तो चिदम्बरम साहब से एक प्रश्न है कि ये जो सारा विषय आया, पहली बार 2016 में इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रेजोल्यूशन रखा गया, लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव आया, विपक्ष ने कहा कि जल्दबाजी में प्रस्ताव आ रहा है, चर्चा होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, 30 सदस्य उसमें थे, सब पार्टियों के थे। 6 बार उस कमेटी का एक्सटेंशन किया गया, 14 दिन उसकी ऑफिशियल सीटिंग हुई, 11 दिन उसके फील्ड विजिट हुए, 9000 मेमोरेंडम उसको मिले, और ये सारा होने के अलावा इनफॉर्मल मीटिंग्स की संख्या कितनी थी। और उसके बाद जनवरी 2018 के अंदर लोकसभा में प्रस्ताव आया, पारित हो गया, राज्यसभा में वो नहीं पारित हो सका। 2019 के चुनाव के बाद दोबारा से वो 10, 11, 12 दिसंबर को पारित हुआ। ये एंगेजमेंट विद अपोजिशन नहीं है क्या?
ये 3 साल की चर्चा जो प्रक्रिया चली, 9000 मेमोरेंडम जिसके अंदर आए और इतने मानवीय विषय के ऊपर जिसके ऊपर पिछले 70 साल से सब पार्टियां बोलती रही, ये कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है क्या? अगर ये कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन में था तो 1950 में नेहरू जी ने क्या रखा था? 1972 का इंदिरा जी का ऑर्डर क्या था? 2003 के अंदर मनमोहन सिंह जी के और अपील के ऊपर अडवाणी जी का प्रस्ताव क्या था? क्या वो भी कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन थे क्या? एरोगेंस की बात करते हैं, एरोगेंस की बात करते हुए वो कहते हैं कि इस देश के अंदर एरोगेंस बहुत बढ़ गई है। एरोगेंस बढ़ गई है, ये तो पता नहीं मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास जानते हैं, भारत का संविधान जब बन रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि कोर ऑफ द हार्ट, इस संविधान के अंदर अगर कोई चीज है तो दैट इज ए फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा जो फंडामेंटल राइट है, ये जो मौलिक अधिकार है, ये मेरे लिए सबसे महत्व की बात है, ऐसा उन्होंने उसके अंदर कहा। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, अपनी आलोचना वो सुन नहीं सकते थे क्योंकि बिकॉज ही वॉज अबव नेशन। 1950 में ही बाबा साहब के जीवित होते हुए ही उसी समय के अंदर एक पत्रिका थी मद्रास के अंदर, उसका नाम था क्रॉस रोड्स। उस क्रॉस रोड पत्रिका में रोमेश थापर करके कम्युनिस्ट नेता थे, उसके संपादक थे। उन्होंने नेहरू जी की बड़ी आलोचना की। नेहरू जी नाराज हो गए, राज्य सरकार ने केस किया, गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट ने उनको कहा कि फंडामेंटल राइट है एक्सप्रेशन का, ये सब चीजों का। उन्होंने कहा इनको और बरी कर दिया जाए। आप हैरान होंगे, भारत के संविधान का पहला संशोधन किस बात पर हुआ? इन 1951 भारत के संविधान का पहला संशोधन हुआ उस फंडामेंटल राइट के अंदर, आर्टिकल 19(1)(a) और ओ ने क्या था? एब्यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और रोमेश थापर को फिर जेल में डाल दिया गया उसके बाद। ये जो एरोगेंस की बात करते हैं, वास्तव के अंदर इन एरोगेंस करने वालों को प्रश्न करना चाहिए कि व्हाट इज द एरोगेंस ऑफ मेजोरिटेरियन। 356 आया, उन्होंने कहा कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर 356 जैसा लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए। राज्य केंद्र को अधिकार है राज्य को बर्खास्त करने का। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा, उनने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं चाहिए, लेकिन कल को पता नहीं क्या परिस्थिति बने, देश की एकता के लिए कब जरूरत पड़े, इसके लिए कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए। इसलिए हम 356 का प्रोविजन रख रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि इसका उपयोग करने का अवसर नहीं आएगा। होप इट विल नॉट बी। आप सुन के हैरान होंगे, 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई वर्सेस यूनियन का फैसला, जिसमें चेक एंड बैलेंस उन्होंने किस राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए क्या क्या जरूरी है प्री कंडीशन, उससे पहले 114 टाइम 356 का उपयोग किया गया। एरोगेंस ऑफ मेजोरिटेरियन एरोगेंस का हाल ये था कि इंदिरा जी ने 1966 से 1975 तक 35 बार राज्य सरकारें बर्खास्त की यूजिंग दिस 356। आपातकाल का अनुमोदन हो गया, विपक्ष जेल में था, एंगेजमेंट विद अपोजिशन हो रही थी, उनको जेल में डाल दिया था और आप आपातकाल का समर्थन कर रहे थे। ये सारे प्रश्न भी करने की जरूरत है। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हमारे प्रियम्बल में एक शब्द है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इज द टेनेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर प्रियम्बल, आवर कमिटमेंट। ये बिल सेकुलरिज्म के खिलाफ है। मैं जम्मू कश्मीर में बहुत समय रहा, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस के लोगों को सेकुलरिज्म की बात करने का अधिकार है क्या? 1976 के अंदर पहली बार प्रियम्बल में सेकुलरिज्म, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये दो बातें जोड़ी गई। विपक्ष जेल में था, आपने 42nd अमेंडमेंट लाया, ये जोड़ दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के लिए वहां की सरकार की सहमति चाहिए, सरकार केंद्र ऑर्डर कर सकती थी। कांग्रेस की सरकार थी, हिम्मत नहीं हुई सेकुलरिज्म लागू करने की।
2002 से 2014 तक दोबारा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार रही वहां पर। 2005 से 8 तक तथाकथित सेकुलर नेता गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री रहे। अनेक बार वहां के लोगों ने सेकुलरिज्म का प्रस्ताव रखा कि जम्मू कश्मीर के प्रीएम्बल में भी सेकुलरिज्म जोड़िए, भारत के संविधान का जो सेकुलरिज्म है इसको जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड कीजिए। माइनॉरिटी कमीशन बन गया, इस माइनॉरिटी कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन जम्मू कश्मीर में कीजिए, जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज का हक दीजिए। लेकिन वो जम्मू कश्मीर के अंदर कभी लागू नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? सेकुलरिज्म इज अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम के टेनेट्स के खिलाफ है और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस सब एकजुट हो जाते थे, सब एकजुट हो जाते थे। जम्मू कश्मीर में सेकुलरिज्म लागू हुआ 5 अगस्त 2019 को। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन का कमिटमेंट लागू हुआ 2019 को। जो लोग ये सारी बात करते हैं उन सब लोगों से जरा खड़े होकर ये प्रश्न करने की भी जरूरत है कि आपको सेकुलरिज्म और इन सब की बातें करने का अधिकार है। बहुत प्रश्न आजकल चल रहा है सारे, उसमें से एक बड़ा तूफान मचा हुआ है दुनिया के अंदर। यूएस के अंदर एक संस्था है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। मैं बता रहा था अमेरिका का इतिहास क्या है। दुनिया में सबसे अधिक हेट क्राइम जिस देश में होते हैं वो अमेरिका है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स आर्टिकल क्या आ रहा है? प्रोजेक्ट हिंदू राष्ट्र प्रारंभ हो गया है। फासिस्ट नाजी रिजाइन चल रहा है भारत के अंदर। माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया और उन्होंने कहा ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है दिस इज अगेंस्ट सेकुलरिज्म और दुनिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है। मजे की बात यह है कि आपको एक बहुत बड़ी मजेदार बात बताता हूं। 1989 के अंदर रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, वो कई टुकड़ों के अंदर बढ़ गया। उसमें कुछ हिस्से तजाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, यूक्रेन ये सब बन गए। वो सारे क्षेत्रों के अंदर क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज में आ गए, ज्यूज माइनॉरिटी में आ गए। कुछ जगह प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया, कुछ जगह से लोग निकलने शुरू हो गए। तो अमेरिका के अंदर एक सांसद थे, उनका नाम था लॉटेनबर्ग। उनके नाम के ऊपर एक अमेंडमेंट है जिसको कहते हैं लॉटेनबर्ग अमेंडमेंट। वो जो लॉटेनबर्ग अमेंडमेंट है वो क्या है? उन्होंने कहा टू प्रोटेक्ट द ज्यूज एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज फ्रॉम द परसिक्यूशन इन अर्स्टवाइल स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के आज तक के जो राज्य हैं उनके अंदर रहने वाले ज्यूज और क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज हैं उनको परसिक्यूशन से बचाने के लिए अमेरिका के अंदर उनको शरणार्थी और नागरिकता का अधिकार देने में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दीज persecuted minorities of erstwhile states of the Soviet Union by name Jews and Christians। ये 1989 में अमेंडमेंट आया, ये आज तक लगातार चल रहा है। 2006 के अंदर ईरान में भी ऐसे अत्याचार शुरू हो गए, वहां से भी क्रिश्चियन, जूस, बहाई इन सब का प्रोसिक्यूशन होना शुरू हो गया, वो वहां से विस्थापित होना शुरू हो गए। एक नया अमेंडमेंट आया, उसको कहते हैं स्पेक्टर अमेंडमेंट। अभी इसको बोलते हैं लॉटेनबर्ग स्पेक्टर अमेंडमेंट। और वो लॉटेनबर्ग स्पेक्टर अमेंडमेंट जो है 2018 में ट्रंप साहब आ गए, 17 में इनको बड़ी चिंता हो गई, ये तो पता नहीं रहने दे, तो एंटी रिफ्यूजीज है, शरणार्थी खिलाफ है। एक बहुत बड़ा अभियान चला वहां के अखबारों में। ये जो यूएस है, कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उन्होंने एक अभियान चलाया और बाद में संतुष्टि व्यक्त की कि हमारे प्रयासों के कारण से लॉटेनबर्ग और स्पेक्टर अमेंडमेंट लागू है। ज्यूज, क्रिश्चियंस, बहाई इन सब के लिए अमेरिका, अर्स्टवाइल स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन, ईरान के लिए वो अमेंडमेंट ला सकता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए नहीं। क्या वो जहन्नुम में जाएंगे? वेदर दे विल गो इन द हेल? इन सारे जो तथाकथित मानव अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम की बात करने वाले लोगों से एक एक को पकड़कर प्रश्न करने की जरूरत है। ये दुनिया के दोहरे मापदंड चलाने वाले लोग, हर एक के बारे में बात की जा सकती है।
गुलाम नबी आजाद जी के बारे में बात की जा सकती है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा, देश के अंदर सेकुलरिज्म खतरे के अंदर पड़ गया है। जो लोग उनके क्षेत्र को जानते हैं वो कल्पना कर सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। और कांग्रेस ने 1946 का चुनाव लड़ा देश को एक रखने के नाम पर। वो देश को एक रखने के नाम पर चुनाव लड़ा, सारा देश उनके साथ खड़ा था। 1947 के अंदर सत्ता प्राप्ति की जल्दी के अंदर 3 जून 1947 को समाज के साथ विश्वासघात किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तक लिखी, इंडिया डिवाइडेड, विभाजन के नुकसान क्या हैं। नेहरू जी ने कहा, क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो, शब्द बोला बेतुकी बकवास। केवल बकवास नहीं है, जिसकी तुक भी नहीं है कोई। आज मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होगा, कल नाइयों के लिए नाइस्तान होगा, अछूतों के लिए अछूतस्तान होगा, भारत का रहेगा। देश के नेताओं ने कहा लाश के ऊपर विभाजन होगा, लेकिन ये सारे लोगों ने 3 जून 1947 को विभाजन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। हमको कहते देश का बांटने वाला। ये देश को बांटने वाले की बात करने वाले लोगों ने देश के बांटने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। यह भी नहीं सोचा कि वहां रहने वाले लोगों का क्या होगा, उसके लिए कुछ ठंडे दिमाग से विचार कर लो। उनको लगता था देश का वातावरण बन जाएगा, ऐसा बदल जाएगा, शायद ये विभाजन हो नहीं पाएगा। अंग्रेजों ने तो 1 साल का समय दिया था इस विभाजन की प्रक्रिया को लागू करने के लिए। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद कर लिया। सरहदी गांधी ने कहा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों के साथ एक विश्वासघात है, इट इज ए ग्रेट बिट्रेयल। एक धोखाधड़ी हमारे साथ। देश का विभाजन हुआ, 10 लाख लोग मारे गए, 2.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए। जिनके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात चल रही है, ये 1.5-2 करोड़ लोग जो उसके बाद आए, ये भी उसी का परिणाम है। वास्तव के अंदर विचार करने की आवश्यकता है। आज के सारे समय के अंदर देश के अंदर ये जो सब वातावरण बनाया जा रहा है, ये वातावरण बनाने वाले लोगों को थोड़ा संभल कर समझने की भी जरूरत है। इसके पीछे की शक्तियों की भी देखने की जरूरत है। प्रोटेस्ट का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, उसकी कोई सीमा है कि नहीं? षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। उनने कहा छात्र सड़कों पर है, यूनिवर्सिटियां सड़कों पर है। कौन सी यूनिवर्सिटियां, कौन से छात्र? पिछले 6 वर्षों से वही गिनती के संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आईसा, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जहां अंबेडकर के अनुयायी नहीं है, नाम पर सामने 1-2 लोग रहते हैं, पीछे पीएफआई है। पेरियर के नाम के संगठन जो पेरियर की बात को मानते नहीं है, वो भी 2 चेहरे के सामने बैनर रहते हैं, पीछे चलाने वाला आईसा। इस देश के अंदर ये जो कट्टरपंथी, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने का सपने देखने वाली शक्तियां, वास्तव में ये उनके सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। एक नेता ने कहा बड़ा कठिन समय आ गया है। कठिन तो समय आ ही गया है। एक बार 50 में सिमट गए, दूसरी बार 50 तक भी नहीं पहुंचे। पिछले 6 वर्षों से कभी लिंचिंग, कभी इंटॉलरेंस, कभी भीमा कोरेगांव, कभी एट्रोसिटी एक्ट के नाम के ऊपर, कभी रोहित वेमुला जैसी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु जो होती है उसका लाभ उठाने की कोशिश करने वाले ये स्वार्थी लोग, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, उनके साथ खड़े हुए राजनीतिक दल, वो लगातार विफल हुए हैं, इस बार भी विफल होंगे। क्योंकि ये देश आत्मविस्मृति से बाहर आ रहा है। अब ये देश आत्मविस्मृति से बाहर आकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत की राष्ट्रीयता, वन नेशन, वन पीपल, वन संस्कृति। किसी ने कहा वो पाकिस्तान बांग्लादेश से मुसलमान, मैंने कहा कुछ परसिक्यूट होकर आएंगे, कुछ अत्याचार होकर आएंगे, उनके लिए हमारे यहां सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं। उस पर प्रायोरिटी से सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर सबके लिए फ्री करना चाहते हो तो फिर विभाजन समाप्त कर दो।
हमने विभाजन नहीं मांगा था। इस विभाजन को समाप्त कर दो, देश एक कर दो, जो आना चाहे सो आए। हम तो पहले ही कह रहे वन नेशन वन पीपल। और जो एनपीआर, एनआरसी, इन सब बातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनसे ठंडे दिमाग से एक एक प्रश्न पे अलग अलग बात करिए। ये सारे प्रश्न रखिए, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चाहिए? अगर चाहिए तो पहले स्वीकार करो। दूसरी बात, एनआरसी। दुनिया के किस देश में एनआरसी नहीं है? दुनिया के हर देश में एनआरसी का संबंध देश की सुरक्षा के साथ है। फर्स्ट कमिटमेंट ऑफ मेकिंग एनआरसी दैट वाज मेड इन आवर पार्लियामेंट बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1950। ये एनआरसी जो है, ये आज बॉर्डरलेस वर्ल्ड नहीं है। दुनिया में अपराध एक देश से दूसरे देश में होते हैं। हर देश के लोग अपने नागरिकता के रजिस्टर बनाते हैं। हमको भी अधिकार है। वो एनआरसी बनाने का तरीका क्या हो सकता है? आप उस पर सुझाव लेकर आ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। भारत चीन नहीं है, भारत अरब देशों की तरह नहीं है। हमारे देश का अपने एक परंपरा है, एक इतिहास है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते। भारत भारत के ढंग से ही विचार करेगा, लेकिन इस सारे कट्टरवादियों के दबाव के अंदर अब भारत झुकने वाला नहीं। ये बात सबके समझ में आनी चाहिए। ये भारत की अवधारणा की लड़ाई है इन करंट सिनेरियो। ट्रांसफॉर्मिंग भारत, ये ट्रांसफॉर्मिंग भारत ये सारी दुनिया को बता रहा है वन नेशन वन पीपल वन संस्कृति। हम सबको बता देना चाहते हैं, ओनली लैंग्वेज, ओनली रीजन, ओनली रिलीजन दैट कैन नॉट बी द ओनली आइडेंटिटी ऑफ एनी पीपल ऑफ द नेशन। सब मत पंथ भाषाओं को विकसित होना है, समान रूप से होना है। देश की सब भाषाएं सबकी हैं, सब मत पंथ सबके हैं। सबको एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ जीना ये सीखना है। लेकिन किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाकर दूसरों का तुष्टीकरण ये स्वीकार नहीं होगा। इन्वेडर्स की हिस्ट्री, इस पर गर्व करने का अधिकार समाज के किसी वर्ग को नहीं देगा। हिस्ट्री ऑफ इन्वेडर्स कैन नॉट बी हिस्ट्री ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन। ये नहीं हो सकता। ये जो भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये भारत अपने को खोज रहा है, आत्म साक्षात्कार कर रहा है। उस आत्म साक्षात्कार में गर्व भी है, जिम्मेदारी का एहसास भी है। इस आत्म साक्षात्कार के अंदर आत्मविश्वास है, लेकिन इस आत्मविश्वास का आधार स्पिरिचुअलिटी है। और हम अपने लक्ष्य को भूलने वाले नहीं हैं। कृणवंतो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को लेकर ये जो भारत खड़ा हो रहा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के आने के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना, आवश्यकता ये है सारे देश के अंदर एक सहमति बनाई जाए। हर राजनीतिक दल का व्यक्ति, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, देश के अंदर एक वातावरण बनना चाहिए। देश का हर राज्य, समाज का हर व्यक्ति ये कहे, ऐसे सारे परसिक्यूटेड लोगों को केवल हम अधिकार नहीं देंगे, उनको सम्मान के साथ जीने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे। ये संकल्प सब मन में लेकर समाज में एक आम सहमति, समाज के अंदर एक संकल्प, समाज के अंदर एक कंसेंसस खड़ा करें, ऐसा अनुरोध करते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। और आज के कार्यक्रमों के आयोजकों का भी अभिनंदन करता हूं। इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर उन्होंने आज चर्चा आप सबके बीच में आयोजित की। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक धन्यवाद।